दोस्तों इस वीडियो में अब हम 36 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं इस पूरे हल के दौरान। अब आगे बढ़ेंगे 36 से आखिरी क्वेश्चन तक, 50वें क्वेश्चन तक ख़त्म कर लेंगे ताकि आगे हम विज्ञान को शुरू कर सकें। फ़िलहाल अभी हम बात करेंगे इस क्वेश्चंस की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक बरामदा है। हमको बरामदे की चौड़ाई ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखेंगे, बात को समझेंगे। तो सबसे पहले बात तो हमने जो कमरा है उसका क्षेत्रफल निकाल लिया, 15 और 12 को गुणा करके 180 मिल गया। अब अगर आप चित्र में समझें तो ये अंदर वाला हिस्सा जो है यही है कमरा और इसी का क्षेत्रफल है 180 मीटर स्क्वायर। ओके, तो बाहर जो लाइन दिखाई दे रही है ये आपका है बरामदा। बरामदे की आपकी चौड़ाई x मीटर मान ली है। अब अगर हम बरामदे सहित कमरे की लंबाई ये वाला हिस्सा देखेंगे तो वहाँ पे 15 + 2x करना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी x जुड़ा है इधर भी x जुड़ा है, तो 15 + 2x करना होगा। ऐसे ही चौड़ाई के साथ आपको करना होगा कि 12 + 2x। ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई। दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमको पूरे बरामदे सहित कमरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने किया हुआ है। ध्यान से देखेंगे क्या किया है, दोनों को हमने गुणा कराया है और इधर कमरे का क्षेत्रफल 180 है, बरामदे का क्षेत्रफल 90 है, दोनों को प्लस करके लिख दिया है। इन लोगों को गुणा कराएंगे तो हमको 12 और 15 का गुणा 180 मिलेगा, 15 दूनिया 30x मिलेगा और 12 दूनिया 24x मिलेगा और 2 दूनिया 4x² मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा काम हमने कर लिया है। अभी हम यह देखते हैं यह देखते हैं, यह पाते हैं कि 180 जो है दोनों पक्षों में है, बराबर के इस पार उस पार प्लस में है, कट जाएगा और 90 को अब इधर की ओर पहुँचा देंगे। यहाँ पे 4x² का इधर लिखा है, इन दोनों को जोड़ करके 54x लिखा है और -90 कर लिया है। अब गुणा करने पर और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सभी पद 2 से कट जाएंगे, इस वजह से हमने 2 से काट दिया है, तो हमको 2x² 27x और 54 मिल गया है। तो अब क्या है, किनारे वाले के गुणा करते हैं तो 54 दूनिया 90 आता है, यानी हमको गुणा करने पे 90 चाहिए और जोड़ने पे आपका 27 मिल जाए तो ये बेहतर रहेगा, जोड़ने या फिर घटाने पर। तो हमने इसमें प्रयोग क्या किया है, हमने 30 और 3 को ले लिया है। 30 में 3 को घटाने पर 27 होता है और 30 3 90 होता है, यानी काम बन रहा है। आगे वाले में 2x कॉमन ले लेंगे, x + 15 बचेगा। पीछे वाले में -3 कॉमन लेंगे, x + 15 हो जाएगा। 15 3 45 होता है, तो ये x + 15 हो जाएगा। ये x + 15 कॉमन हो जाएगा, 2x - 3 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब चूँकि यहाँ पे देखेंगे x + 15 से हमको मिलेगा x = -15 और चूँकि ये बरामदे की चौड़ाई हम निकाल रहे थे और बरामदे की चौड़ाई माइनस में तो हो नहीं सकती, इस वजह से ये अमान्य है। अब ये माइनस वाली गिनती उठाएंगे, 2x - 3 = 0 करेंगे तो 2x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 2x क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। x = 3/2 यानी कि 1.5 भाग देने के बाद 1.5 मिल जाएगा, जिसको हम कह देंगे मीटर में। यानी कि ये हो जाएगी हमारे कमरे की चौड़ाई। सही जवाब ये रहेगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, जहाँ पे लिखा गया है कि tan θ + sin θ = m और tan θ - sin θ = n और हमको m² - n² का वैल्यू निकालनी है और विकल्प ये है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम्स में आ चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लगाने का मतलब गज़ब का ट्रिक रहती है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या रहेगा इसका आंसर। पहले m² - n² को अगर हम यहाँ पे वर्गांतर का सूत्र लगाएंगे तो m + n और m - n हो जाएगा। देखिए इसको हल करने के एक और तरीका हमने कहा क्या था कि m का स्क्वायर कर लेंगे, यानी इसका पूरा का स्क्वायर कर लेंगे, फिर इसका भी स्क्वायर कर लेंगे अलग से, फिर उन दोनों को मतलब m में से n² घटा देंगे। वो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, बट यहाँ पे जो है शॉर्टर छोटी प्रक्रिया क्या होगी, वर्गांतर का सूत्र लगाना। ये सबसे आसान काम रहेगा। देखिए m + n मिल गया है, तो अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे साइन माइनस में है, तो ये साइन जो माइनस वाला है कट जाएगा और tan जोड़ करके 2 tan θ हो जाएगा। ये हो गया। और जब हम घटाएंगे, ठीक है, दूसरा वाला हिस्सा जब हम घटाएंगे तो ये वाला तो कुछ नहीं परिवर्तन होगा, यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा। ऐसे चिन्ह बदलने पर tan और tan कैंसिल हो जाएगा और साइन जोड़ करके
2 sin थीटा हो जाएगा, जो कि गुणा करने पर 4 tan थीटा और sin थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से हम mn के रूप में तो ला नहीं सकते, देखिए विकल्प में सभी जगह mn मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को गुणा करके यानी m और n निकाल लेंगे, mn निकाल लेंगे। mn निकालने के लिए हम इन दोनों को लिख लिया और गुणा कर लिया, और यहाँ पे सीधे सीधे फिर से वर्गांतर का सूत्र यहाँ लग रहा है, tan प्लस साइन, tan माइनस साइन है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन चुका है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो tan होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइन कॉमन ले सकते हैं, तो हमने साइन कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन कॉस, तो वही बचा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे -1 है, -1 पड़ा रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा हमको मिल गया है, यानी tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मिल गया है mn की वैल्यू। अब चूँकि यहाँ पे विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, सब में 4 और अंडर रूट ऐसा कुछ है, तो उस रूप से अगर हम समझें तो हमको यहाँ पे देखेंगे, पहले बात तो tan sin एक घात के रूप में मिलना है, यहाँ पे घाते 1 रखनी है, तो यहाँ पे घाते 2 है, तो ऐसा करते हैं हम दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेते हैं, इधर अंडर रूट mn हो जाएगा, ठीक, और इधर अंडर रूट का जब लेंगे तो साइन का हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन, और tan स्क्वायर हो जाएगा tan, यानी अंडर रूट mn बराबर साइन थीटा और tan थीटा मिल चुका है। अब हमको जो इतना जब मिल चुका है तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास आया हुआ है यहाँ पे उत्तर, ये सिंगल घात के रूप में है, साथ में गुणित 4 है, तो हमको यहाँ पे दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर देना चाहिए, इधर 4 से गुणा कर देंगे तो उसके बराबर हो गया, और ये हो गया हमारा उत्तर 4 अंडर रूट mn, तो यही इसके बराबर ही तो लाना था। अब यही इसके मतलब इसी के बराबर वो हो पा रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। तो स्थिति कैसे बदलेगी आपको समझ में आया होगा। अब देख सकते हैं जो ये उत्तर है डी वाला, ये सही हो रहा है। अगले वाले प्रश्न पे चलेंगे, जो कि है 38 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कहा गया है कि cos 20 cos 70 माइनस साइन 20 साइन 70 का मान क्या होगा। अब यहाँ पे भाई देखो, ये जो होता है cos x प्लस वाई का सूत्र होता है, cos x प्लस वाई बराबर क्या होता है, cos y माइनस साइन x साइन y, बस सिंपल सा काम होता है, ठीक है। तो cos y माइनस साइन x साइन y, वही सेम चीज़ इस रूप में दिखाई दे रहा है, cos 20 cos 70 माइनस साइन 20 साइन 70, तो यहाँ पे साइन 20 प्लस 70 कर देंगे, 20 प्लस 70 बराबर 90, तो साइन cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे अपना उत्तर कितना मिल गया, 0 मिल गया। विकल्प में आपको डी वाला विकल्प सही मिल जाएगा, कैसे हुआ आपको समझ में आया ही होगा। आगे चलेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, कहा गया है कि दो बहुपद आपको क्या दिया गया है, px बराबर दिया गया है और साथ में qx बराबर भी दिया गया है, और उनका मासा भी दिया गया है, हमको लासा ज्ञात करना है। भाई यहाँ पे देखिए, दो बहुत ही आसान सा सूत्र होता है कि पहले संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणते HCF, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। अब यहाँ से एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बटे HCF, तो यहाँ पे हमने वही सेम चीज़ को अप्लाई किया, पहली संख्या को लिखा, दूसरी संख्या को लिखा, नीचे HCF यानी कि मासा को रख दिया। हमने 4 से इस 12 को काट दिया तो 3 मिल गया, x से x को काट दिया, बड़ा आराम से कट गया, x-2 से x-2 को काट दिया, आराम से कट गया, कुछ नहीं बचना था। ये 3 और 4 का गुणा हो जाएगा 12, x स्क्वायर जैसा था वैसे लिख दिया, ये पूरी गिनती ऐसे उतार दी, ये पूरी गिनती भी ऐसे उतार दी, बहुत ही सिंपल सा आंसर हो गया है। अब विकल्पों में मिला लेंगे, जो विकल्प मिल जाए वही अपना आंसर हो जाएगा। 40 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, 75 अंश का कोटिपूरक कोण पूछा जा रहा है। भाई कोटिपूरक उन्हें कहते हैं जिन दो कोणों का योगफल कितना होता है, 90। संपूरक उन्हें कहते हैं जिनका योगफल होता है 180। तो कोटिपूरक यानी कि 90 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 75 को क्या करेंगे, 90 से घटा लेंगे, बहुत ही आसान सा आंसर 15 अंश मिल जाएगा, बस हो गया आंसर, काम खत्म। और अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि यहाँ पे 15 बटे इतना पूरा सब कुछ अंडर रूट वाली गिनती दी गई है। अब इनमें से कौन सा इसका हल होगा, आंसर होगा, ये हमको बताना है। अब इसको हल करने का बहुत ही आसान सा तरीका रहेगा, ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आया। मैं क्वेश्चन हमने उतार दिया है। अब देखिए 10 का हमने वर्गमूल निकालने की सोची, गुणनखंड किया तो 5 दूनी 10 आ रहा था, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन निकल के बाहर नहीं जा रहे थे तो उसको छोड़ दिया। 20 में होता है 4 पंजे 20, तो 4 का वर्गमूल 2 निकाल लिया, 5 को यहीं पर छोड़ दिया। अब 20 को करेंगे तो 2 गुणते 5 मिलेगा ना,
यही मिलेगा। जब इतना मिलेगा तो ये जोड़ा बन गया, बाहर आ जाएगा, ये नहीं आएगा तो अंदर रहेगा। तो यही स्थिति रहेगी आपको समझने के लिए। ओके, आगे देखेंगे 40 है। 40 जो होता है वो 4 धाम 40 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल गया और ये अंडर रूट के अंदर 10 रहेगा। अंडर रूट 5 है वैसे लिख देंगे। और 80 जो होता है 16 पंजे 80 होता है, 16 पंजे 80 होता है, 5 के अंडर रूट के अंदर रह गया, 16 का वर्गमूल 4 बाहर निकल गया। अभी क्या करेंगे, ये अंडर रूट 10 का जोड़ घटाना कुछ होगा, ये अंडर रूट 5 और 5 वाले आपस में निपटेंगे। बहुत ही सिंपल से काम है, बात को समझिएगा कि कौन कौन, ये 10 के साथ जाएगा, ठीक है, 10 के साथ जाएगा। और अगर हम बात करें बाकी लोग तो ये जो अंडर रूट 5 के साथ जाएंगे, ये इनका अपना आपस में मामला बैठेगा। तो हमने क्या यहाँ पे देखा है, हम यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो 2 अंडर रूट 10 है और ये अंडर रूट 10 है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों लोग प्लस में है, तो 3 अंडर रूट 10 बन गया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 अंडर रूट 5 है और 4 अंडर रूट 5 है, 1 अंडर रूट 5 है। तो ये 4 1 5 दोनों लोग माइनस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 में से इसमें 2 वाला घटा देंगे तो 3 अंडर रूट 5 बचेगा। भले भी माइनस में बचेगा पर इतना ही बचेगा। क्लियर बातें, क्लियर बातें हो गई हैं। तो आगे चलेंगे, बात को समझेंगे कि अब यहाँ पे दोनों में से हम 3 को कॉमन ले सकते थे। 3 को कॉमन ले लिया, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 बचा है, 3 से काट दिया, 3 5 15, ऊपर 5 बच गया। अब नीचे वाले की बात करेंगे, नीचे वाले की बात करेंगे तो जो अंडर रूट 10 है वो अंडर रूट 5 गुणते अंडर रूट 2 बन सकता है। 5 दूनी 10 होता है, तो अंडर रूट के अंदर ही ऐसा हो सकता है। अभी अंडर रूट 5 को हम क्या कर लेते हैं, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद क्या होगा, कॉमन लेने के बाद देखो यहाँ पे अंडर रूट 5 ऐसे निकल आएगा। ऊपर जो 5 होता है वो क्या होता है, अंडर रूट 5 गुणते अंडर रूट 5 होता है। अगर आपको पता हो तो एक गिनती ऐसे कट जाएगी, इसी वजह से हमने यहाँ पे 5 को जब काटा है तो इतनी गिनती यहाँ पे बची दिखाई दे रही है, अंडर रूट 5 बचा दिखाई दे रहा है। बस इतना सा काम करना है हमने, ऊपर अंडर रूट 5 बचा दिया, नीचे 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 था। और अभी हम क्या करेंगे, प्लस वाले से दोनों पक्षों में ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, ठीक है, इसी के संयुग में प्लस वाले से, ठीक है। अंडर रूट 2 माइनस 1 है तो अंडर रूट 2 प्लस 1 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर लिया। तो ऊपर वाला जब गुणा किया तो क्या मिला, यहाँ पे 5 दूना 10, मतलब ये गुना हो के मिलेगा, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल नीचे वाले को वर्गांतर का सूत्र लगा देंगे, जहाँ पे हमको अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2 मिल जाएगा और 1 का स्क्वायर यानी कि 1 मिल जाएगा। माइनस में 2 में से 1 बचेगा। और ऊपर वाला हिस्सा हम यहाँ पे गुणा नहीं करते हैं क्योंकि विकल्प इसी रूप में दिए गए हैं, ठीक है। जिस रूप में विकल्प दिए जाएंगे उसी रूप में हम इनको लिखेंगे। तो अंडर रूट 5 कोष्टक में अंडर रूट 2 प्लस 1 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो विकल्प देखेंगे सभी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, तो जो पहला वाला विकल्प है वो सही हो जा रहा है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया है कि ये पूरी संख्याएं हैं का माध्य 7 है, ये 7 है, ठीक है, माध्य 7 है। यहाँ पे 5 3 0.5 4.5 और ये a है, ठीक है, यहाँ पे a है, ये a की वैल्यू निकालनी है। ये 8 हो गया, 5 हो गया, 9.5 हो गया। तो इतनी गिनतियों का हमको निकालना, का माध्य 7 दिया गया है, a का मान हमको निकालना है। तो किसी भी माध्य या फिर औसत या फिर समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमने पदों को योगफल के लिए ऊपर जोड़ दिया, नीचे उनकी संख्या गिन ली। तो कितने लोग थे, वो 7 लोग थे। 1 2 3 4 5 6 7 लोग थे। इसी वजह से हमने 7 से भाग कर दिया है और माध्य की जगह पे हमको 7 रखना ही था, तो 7 रख दिया। अब इसका इधर गुणा हो जाएगा, 7 से 49 हो जाएगा। और इधर वाली गिनतियों में a को अलग रखा हमने, बाकियों को जोड़ना शुरू किया। अब देखिए 5 3 8 बड़े आराम से जुड़ जाएगा। अगर इन लोगों को जोड़ेंगे तो 4.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और इन लोगों को जोड़ेंगे तो 9 8 17 और 0.5 वाली जो गिनती जुड़ेगी 18। तो यहाँ पे हमको इतना मिल गया। अब हम इनको जोड़ेंगे 18 5 और 8 को जब जोड़ेंगे तो हमको 31 मिलता है। ये हमारा 31 है, ठीक है, इनको जोड़ने पे 31 मिल गया है। तो a यहीं पे रहेगा, 31 को उधर ले जाके घटा देंगे तो 49 में 31 घटाने पे कितना मिल गया, 18 मिल जाएगा। हमको a की वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी 18। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही आसान सा तरीका रहा इस क्वेश्चन को हल करने का। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहा गया, दिए गए चित्र में कोण DEC, आप देखेंगे DEC ये रहा कोण, इस कोण की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इस कोण की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब यहाँ पे चित्र में समझेंगे तो ये जो समांतर रेखा और यहाँ पे एक जो
जीवा खींची गई है तो यहाँ पे वृत्तखंड दो अलग अलग हिस्से होते हैं, छोटा और बड़ा, और यहाँ पे जो ये कोण 55 बन रहा है इसके बराबर होगा, डायरेक्टली बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसको कहा जाता है एकांतर वृत्तखंड का कोण। क्या कहा जाता है? एकांतर वृत्तखंड का कोण कहा जाता है। तो ये 55 बराबर होगा, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 55 कह देंगे। बहुत ही आसान से, बहुत ही आसानी से हमको उत्तर मिल जाएगा, क्वेश्चन को देखते ही मिल जाएगा। आप बस कारण याद रखेंगे क्यों, कैसे, किसके बराबर होता है, उसके बाद आंसर तो आप बड़े आराम से कर ही देंगे। आगे बात करेंगे, जो प्रश्न है ये बहुत ही आसान है। कह रहे दो संख्याओं का योगफल 11 है, गुणनफल कितना है? 30 है। तो संख्याएं क्या है? अब यहाँ पे x y मान के आप करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, बट अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप विकल्प से करें। चारों विकल्प यहाँ पे लिखे हुए थे, हमने लिख लिए हैं। अब देखिए 6 5 11 हो रहा है, 9 2 11 हो रहा है, 8 3 11 हो रहा है, 7 4 11 हो रहा है। योगफल तो सभी में 11 मिल रहा है, योगफल सभी में 11 मिल रहा है। गुणनफल हमको 30 चाहिए, तो 5 6 30 केवल यहीं पे सही हो रहा है। यहाँ पे 9 दूनी 18 हो जाएगा, 8 3 24, यहाँ पे 28 हो रहा है। तो कौन से विकल्प में दोनों शर्तें कंप्लीट कर रहा है? पहले विकल्प में। बहुत ही आसानी से आंसर मिलेगा भाई, यही करना। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही हल किया जाएगा विकल्प देख करके, और एक्स वाई मान के हल करोगे तो जाहिर सी बात है गलत होने वाला है, 100% गलत होने वाला है। गलत ना होगा तो नहीं भाई, गलत तो ये कहना गलत हो गया, गलत तो नहीं होने वाला, बट टाइम इतना ज़्यादा लेने वाला है कि भाई आप उसको हल करते करते थक जाओगे। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि यही तरीका अपनाओ। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो सरल रेखा से संबंधित है। यहाँ पे कहा गया है दो सरल रेखाएं, ये पहली वाली रेखा, ये दूसरी वाली रेखा, ये एक दूसरे पे लंब है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब आप निर्देशांक ज्यामिति वाला सरल रेखा पढ़ेंगे तो आपको पड़ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि लंब रेखाएं क्या होती है। मैं छोटी सी बात कह देता हूँ कि आपके पास ax + by + c = 0 कोई एक रेखा दी गई है, इसकी अगर कोई लंब रेखा, जैसे ये रेखा है, इसकी लंब रेखा कोई खींचनी, 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा, उसका जो समीकरण बनाना है वो इसी को देख करके बनाया जा सकता है। और आपको क्या करना होता है, a को इधर भेज देना होता है, यानी कि यूँ समझिए, 1 मिनट, a वाला इधर पहुंचा देना है, b वाला गिनती इधर पहुंचा देना होता है। तो यहाँ पे देखें b पहले x के साथ आ गया, a y के साथ चला गया, और जो भी चिन्ह रहेगा उसको बदल देना है। प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। क्लियर बातें? ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान दे रही है। लंब रेखा का समीकरण बनाने के लिए यही किया जाता है। और जो c होता है, c तो वेरिएबल है, वो बदलता रहता है, तो यहाँ पे c की जगह पे k रख दिया जाता है। k का मतलब क्या हो गया, ये गिनतियाँ बदल गई, जैसे 5 और यहाँ पे 7 हो गया। अब देखेंगे 3, यहाँ पे k की जगह 3 होना चाहिए, 2 मिल रहा है, ठीक है। अब यहीं हम देख लेंगे, उन दोनों समीकरणों को हमने यहाँ पे दोबारा से लिख लिया है। ये 3 इसके साथ बराबर होना चाहिए, 2 इसके साथ बराबर होना चाहिए, चिन्ह बराबर बदल रहे ही हैं। ऑफकोर्स माइनस से प्लस हो रहा है, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, बस ये कर देना है कि 3 के बराबर होता है, 3 बराबर के। यहाँ पे ये c था, तो ये क्या हो गया, के, मतलब ये जो कुछ अगले टर्म में, अगली रेखा के लिए जो कुछ बनेगा वो अलग से विशेष रूप से इसको रखा जाता है। तो ये मिलता है के की वैल्यू हम यहाँ पे के मान के रखते हैं, और जब ये किसी बिंदु से गुजरेगा तब इस के का वैल्यू निकलेगा। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझिए कि लंब रेखा की अगर बात की जाएगी तो हमको ये तिरछा वाला ध्यान देना है, और हमें से यही पूछ लेगा, ठीक है। और वैसे भी लंबा पूछेगा, लेकिन अभी शुरुआत वाली चीज़ें यही पूछेगा, तिरछा वाला हमको ध्यान रखना है और चिन्ह बदल देना है। अभी यहाँ पे चिन्ह बदल रहा था, अगर नहीं बदल रहा होता तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और बदलाव करते, बट चिन्ह बदल रहा है तो ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान देना, बस सीधे सीधे हमने के बराबर 3 कर दिया है। बहुत ही आसान सा आंसर रहा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे 12x की घाते 2, y की घाते 3, z की घाते 2 और 18x की घाते 4, y की घाते 2, z की घाते 3 का लसापा ज्ञात करना है, यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। और इसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया है, पहले गिनती का गुणनखंड किया। गुणनखंड में देखिए 12 का गुणनखंड करना ही है, 12 का ही गुणनखंड किया, बाकी को हमने विस्तार करके नहीं लिखा है, क्योंकि विस्तार करके लिखने में बहुत ज़्यादा जगह जाएगी। और यहाँ पे गुणनखंड करने के बाद भी हमने 2 गुणते 2 को 2 की घाते 2 और 3 की घाते 1 के रूप में रिप्रेजेंट किया है। 18 का गुणनखंड यहाँ पे किया है, और यहाँ पे 2 की घाते 1, 3 की घाते 2 के रूप में लिखा गया है। अब आपको क्या ध्यान देना है, बात ये ध्यान देनी है कि हम लसापा कैसे निकालेंगे। अगर हमको लसापा लघुत्तम समापवर्तक निकालना है
तो घातों को बड़ा रखना होगा। क्या रखना होगा? जो आपकी घात होगी वो क्या रहेगी? बड़ी लेनी है। और अगर मासा निकालना है तो छोटी घातों को उठा लेना है आपको। बात समझिए, अगर इन्हीं दोनों चीज़ों का हमको मासा निकालना है तो हम सभी में से घातें छोटी वाली उठाएंगे, और लासा निकालना है तो घातें बड़ी वाली उठाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 की घातें 2 है, 2 की घातें 1 है, बड़ी घात कितनी है? 2, तो हमने वही लिख लिया है। 3 की घातें 1 है, 3 की घातें 2 है, बड़ी घात क्या है? 2 लिख लिया है। यक्स की घातें 2 है, यक्स की घातें 4 है, बड़ी घात क्या है? 4 लिख लिया है। तो y की घातें 3, y की घातें 2, बड़ी क्या है? 3 लिख लिया है। z की घातें 2, z की घातें 3, बड़ी क्या है? 3। बस सभी में ऐसे ही मिलान करना है और सभी में बड़ी घातों को लिख लेना है और इसका गुणा करा लेना है। गुणा कराने में क्या है? 2 की घातें 2 बराबर 4, 3 की घातें 2 बराबर 9, 9 दूनी 9 चौक 36 लिख लिया। बाकी ये गिनती है तो पहले से ही गुणा थी, इसमें कुछ करना ही नहीं था, तो ये लासापा हमको ज्ञात हो गया। 47 नंबर जो सवाल है tan 15 का मान ज्ञात करना है। वैसे तो यहाँ पे आप याद रखिए कि जो tan 15 का मान होता है एक गिनती प्रॉपर तरीके से निकाल करके दे दिया जाता है और आपको उसको याद कर लेना होता है। tan 15, tan 75, cos 15, cos 75, ठीक है, sin 15, sin 75, इन सभी का मान हमको याद कर लेना होता है ताकि वो जल्दी से हम रख सकें जल्दी से। बट अगर आपने नहीं याद किया है तो निकालने का तरीका यहाँ पर हमने बता दिया है। अब tan 15 कहाँ से मिलता है? 45 - 30 बराबर 15 होता है। tan थीटा माइनस फाई वाला सूत्र लगा देंगे, जहाँ पे tan थीटा माइनस tan फाई अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan फाई, ये विस्तार हो गया। विस्तार होने के बाद tan 45 का मान 1 रख दिया और 30 का मान 1 बटे √3 रख दिया, जहाँ जहाँ पे था वही रख दिया है। तो ऊपर वाले में क्या मिल गया? 1 - 1 अपॉन √3 और नीचे वाले में 1 + 1 अपॉन √3 मिल गया, क्योंकि ये एक से कोई काम ही नहीं है, वो गुणा होकर गायब हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया है? बहुत ही आसान सा काम क्या किया है? 3 से इसमें गुणा करा के 1 माइनस करके लिख दिया बटे 3, और यहाँ पे 3 से इसमें गुणा करा के 1 जोड़ करके बटे 3 √3 लिख दिया। तो ये गिनतियाँ कट गई, तो यहाँ पे √3 - 1 अपॉन √3 + 1 हमको बचा हुआ मिल गया है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ों को देखते हैं और यहाँ पे हम जानते हैं कि संयोग में से गुणा करना है, परमीकरण करना है, तो √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो यहाँ पे वर्गांतर का सूत्र लग के √3 का स्क्वायर - 1 स्क्वायर, और ऊपर वाले में दोनों सेम चीज़ें थी तो इसलिए होल स्क्वायर लग जाएगा। नीचे वाले में 3 - 1 मिलेगा, ऊपर वाले में विस्तार करेंगे तो भैया यहाँ पे क्या मिल जाएगा? तो पहले बात तो मिलेगा a स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर बराबर 3, फिर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1 मिल जाएगा, और -2 मतलब 2ab होता है तो यहाँ पे 2√3 मिल जाएगा। 3 1 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 को घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। ऊपर वाले में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 - √3 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ रही और आपको इस पर ध्यान भी देना है कि ये याद रहे, ज़्यादा याद रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपको इसको हल करने में इतना छोटा सा समय लगेगा, आप बड़े आराम से कर पाएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन और भी आसान है। साइन थीटा दिया गया है और कॉस 90 + थीटा दिया है, तो इसको चेंज कर देंगे। कौन सा? चतुर्थांश देख कर के 90 + थीटा यानी दूसरे चतुर्थांश में जाना है तो कॉस वहाँ पे माइनस होता है, इस वजह से कॉस क्या है? माइनस में हमने यहाँ पे निकालना है। ओके, और कॉस 90 पे होने की वजह से बदल गया तो साइन में बदल गया, साइन थीटा हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया। 180 - थीटा, साइन 180 - थीटा दूसरे चतुर्थांश में ही है। अब साइन 180 - थीटा दूसरे चतुर्थांश में प्लस में होता है, तो इस वजह से साइन यहाँ पे प्लस में है, और 180 पे होने की वजह से बदलना नहीं, तो साइन थीटा ही रहेगा। अगला वाला क्या है? साइन 180 + थीटा, यानी हम तीसरे चतुर्थांश में पहुंच गए। 180 + थीटा तीसरे चतुर्थांश में पहुंच गए। यहाँ पे क्या होता है? साइन माइनस में होता है, तो इस वजह से माइनस में मिल गया है। साइन क्या हो गया? माइनस में मिल गया है, और साइन 180 पे होने की वजह से बदला नहीं है, साइन थीटा ही रह गया है। अब यहाँ पे माइनस साइन थीटा मिल गया, ये वाला इसके साथ कट जाएगा प्लस माइनस वाला, ये वाला इसके साथ कट जाएगा प्लस माइनस वाला, और यहाँ पे क्या मिल गया? 0 मिल गया, घटाने के बाद 0 मिल गया। बहुत ही आसान सा। अगर जो लॉगरिथम वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको याद रखना है कि जब भी दो चीज़ें भाग में होती हैं तो वो माइनस में टूटती हैं, और गुणे में होती हैं तो प्लस में टूटती हैं। तो यहाँ पे हमने वही विस्तार किया है, क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लिया है, और यहाँ पे 14 देखिए log 14 - log 15 कर दिया। यहाँ पे
log 3 माइनस log 25 कर दिया, यहाँ पे log 7 माइनस log 9 कर दिया है। चूँकि ये बाद में था, बीच में यहाँ पे कोष्ट माइनस है, इस वजह से कोष्टक में रखना ज़रूरी था ताकि माइनस से हम बाद में अंदर गुणा करा सकें। और अब हमने क्या किया है, इस 14 को 7 दूनी 14 कर दिया है, ये 5 तिहाई 15 कर दिया है, और यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस से गुणा करा के चिन्ह बदल दिया है, और यहाँ पे भी हमने चिन्ह बदल दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो भी गुणनखंड बन सकते थे, जैसे 25 है तो ये 5 की घाते 2 बन सकता था, 7 का तो कुछ होगा नहीं, 9 का हो सकता है वो 3 की घाते 2 बन सकता है। तो गुणनखंड जितना फैक्टर हो सकता था हमने फैक्टर कर दिया है। फैक्टर करने के बाद इनका फिर से विस्तार कर दिया है कि यहाँ पे log 7 प्लस log 2, क्योंकि गुणे में है तो प्लस में टूटेगा, और log 5 और यहाँ पे देखिए माइनस आ गया था, तो इस वजह से दोनों जो गिनतियाँ प्लस में थी वो दोनों की दोनों माइनस में आ गई। log 5 माइनस -5 log माइनस log 3, ठीक है। और यहाँ पे log 3 माइनस में ही है, और यहाँ पे ये क्या है, इसमें से 2 आगे आ जाएगा, 2 log 5 हो जाएगा, log 7 है, और यहाँ से 2 आगे आ जाएगा तो +2 log 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये +2 log 3 और ये जो -2 log 3 बने, दो लोग जो है माइनस में है, तो ये दोनों को हमने काट दिया है। और ये जो log 7 है, log 7 कट गया है, और बस इतना सा काम हो रहा है। यहाँ पे 2 log 5 है, उसमें से 1 log 5 को घटा दिया है, तो उसमें से 1 log 5 के लिए बचा है, वो भी प्लस वाला, और ये log 2 बचा है, ये प्लस वाला है। दोनों लोग प्लस में है तो गुणे में जोड़ देंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब जो log 10 बचा है, इसका वैल्यू सीधे सीधा 1 होता है। log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। log 100 का मान 2 होता है। log 1000 का मान 3 होता है। इसी प्रकार से log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस वजह से इसका मान 1 मिल गया है। आसान सा क्वेश्चन रहा। अब बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन की। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 24,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर पे 1/2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज प्रति छमाही देय होता है, 6 महीने पे जोड़ा जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। देखिए मूलधन को हमने लिख लिया, दर को हमने लिख लिया जो कि वार्षिक थी, तो हमको छमाही में बदलना था, तो दर को आधा और समय को 2 गुना कर दिया जाता है। तो भाई 1/2 वर्ष बराबर क्या होता है, 3/2 वर्ष। अब उसमें हम जब 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, तो 3 छमाही हमको मिल जाएगी। तो टोटल 3 छमाही हो गई समय। अब यहाँ पे सूत्र जो हमारा होता है A = P 1 + R/100n, या फिर T, जो भी आप यूज़ करना चाहें, n यूज़ करें तो n यूज़ करें, T यूज़ करें तो T यूज़ करें, वो बस हमको वहाँ पे समय रखना होता है। तो हमने रख दिया है और बस चीज़ों को रखना शुरू कर दिया है। P की जगह मूलधन की जगह वो रख दिया, R की जगह 5 रख दिया, और घात की जगह पे n की जगह पे 3 रख दिया। तो 5 से काटेंगे तो 20 × 100, 20 से कम 20 से 21/20 मिल जाएगी, घाते 3 रहेगी। और उसके बाद यहाँ पे विस्तार कर दिया, 21 को 3 बार लिख लिया, 20 को 3 बार लिख लिया, 1 2 3 0 ऐसे कट जाएंगे, और यहाँ पे 2 2 2 जो थे उनसे हम काटते चले गए इस 24 को, तो हमको कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो 3 × 21 × 21 × 21 मिल गया। अब इसका जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो इतना कुछ मिलेगा, ठीक है, इतना कुछ मिलेगा। तो इतना हम इसको कैसे गुणा कर सकते हैं, 21 में 441 होता है, इतना याद कर लेंगे। 21 2 3 × 3 3 दूनी 6, 3 × 3 3 दूनी 6। अब इसको 63 से ऐसे 141 में गुणा कर देंगे, बड़े आराम से हमको ये मिल जाएगा। मिल गया। तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, तो मिश्र धन में से मूलधन को हमने घटा दिए, घटाने के बाद जो कुछ मिला ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और बस यही हमारा आंसर हो गया, और यहीं पे मैथमेटिक्स ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अपना फिज़िक्स स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद केमिस्ट्री भी रहेगी। तो उन सबको देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।